नमस्कार साथियों। आज हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में क्वालिटी मैनेजमेंट की सोच को बदल दिया है। इस सिस्टम का नाम है एपीक्यूपी यानी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। यह केवल एक क्वालिटी टूल नहीं है बल्कि एक ऐसा व्यवस्थित फ्रेमवर्क है जो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में आने से पहले सुरक्षित, विश्वसनीय और ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुसार बनाने में मदद करती है। यानी कस्टमर जैसा चाहेगा वैसा प्रोडक्ट हम बना के उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आज के समय में इंडस्ट्री केवल प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहती बल्कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहती है जो लंबे समय तक बिना फेलियर के काम करे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे और कंपनी की रिपुटेशन को मजबूत बनाए। क्योंकि आज एक छोटी सी भी गलती करोड़ों का नुकसान कर सकती है। अगर किसी कार का, मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी कार का एक ब्रेक सिस्टम फेल हो जाए, अगर एयरबैग समय पर ओपन ना हो और स्टीयरिंग सिस्टम जाम हो जाए, या अगर किसी मेडिकल डिवाइस में फेलियर आ जाए, तो सोचो, तो केवल फाइनेंशियल लॉस नहीं होता बल्कि ह्यूमन लाइफ भी खतरे में पड़ जाती है। इसी कारण इस दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे टोयोटा, बीएमडब्ल्यू मोटर्स कंपनियां और होंडा अपने सप्लायर्स को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एपीक्यूपी को अनिवार्य रूप से लागू कराती है। इसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता दूं तो प्रॉब्लम को बनने से पहले रोकना होता है। किसका? एपीक्यूपी का। ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चरिंग में पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट बनाया जाता था, फिर उसकी इंस्पेक्शन होती थी और अगर कोई डिफेक्ट मिलता था तो उससे करेक्ट किया जाता था। लेकिन एपीक्यूपी ने कहा ऐसा नहीं होगा, और अब एपीक्यूपी की जो फिलॉसफी है बिल्कुल अलग है। यह कहती है कि डिफेक्ट बनने के बाद उसे पकड़ना बुद्धिमानी नहीं है बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है जिसमें डिफेक्ट बनने की संभावना ही कम हो जाए या खत्म हो जाए। इसी कारण एपीक्यूपी को प्रिवेंशन क्वालिटी प्लानिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अगर एपीक्यूपी को सरल भाषा में समझें तो यह एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्शन लॉन्च तक, कस्टमर फीडबैक तक हर एक स्टेज को सिस्टमेटिकली तरीके से कंट्रोल करता है। इसका फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए किया गया था ताकि ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके। बाद में एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। अब यह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कस्टमर रिक्वायरमेंट को ही नहीं बल्कि बहुत क्रिटिकल चीज़ों को भी कवर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि व्हीकल लाइट वेट हो, फ्यूल इफिशियंसी हो और फ्यूल ज़्यादा ना खाए, नॉइज कम हो, सेफ्टी हाई हो, तो इन रिक्वायरमेंट को केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है। इसको इंजीनियरिंग टीम को इन ज़रूरतों को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बदलना पड़ता है। इसी प्रोसेस को वॉइस ऑफ कस्टमर यानी वीओसी कहा जाता है। एपीक्यूपी की शुरुआत इसी वीओसी यानी वॉइस ऑफ कस्टमर को समझने से ही हुआ है। इसके कई फेज हैं। मैं आपको एपीक्यूपी का पहला फेज से स्टार्ट करता हूं। जो पहला फेज क्या कहता है कि प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। इस फेज में कस्टमर की रिक्वायरमेंट, मार्केट डिमांड, बिजनेस गोल और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की डिफिनीशन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। यहीं पर क्रॉस फंक्शन टीम बनाई जाती है जिसमें डिजाइन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, सप्लायर इंजीनियर एंड मेंटेनेंस टीम और लॉजिस्टिक टीम और परचेस डिपार्टमेंट को शामिल किया जाता है। क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल प्रोडक्शन लॉन्च के लिए केवल बेहतर डिपार्टमेंट का काम पर्याप्त नहीं होता है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट का काम बेहतर तरीके से अलाउ होता है, बल्कि सभी लोग अपना अपना एफर्ट 100% देते हैं। इस फेज में फिजिबिलिटी रिव्यू भी किया जाता है। इसका मतलब यह है जांचना कि कंपनी वास्तव में कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है या नहीं।
उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कस्टमर ने बहुत टाइट टॉलरेंस मांगा है, लेकिन कंपनी की मशीन कैपेबल नहीं है उस टॉलरेंस को फुलफिल करने में या एक्यूरेट उस टॉलरेंस के पार्ट को देने में, तो यह एक रिस्क है जिसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर शुरुआत में रिस्क को पहचान लिया जाए तो आगे आने वाले बड़े लॉस को रोका जा सकता है। इसके बाद एपीक्यूपी का दूसरा महत्वपूर्ण फेज आता है। दूसरे फेज में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। इस स्टेज में प्रोडक्ट का वास्तविक इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार किया जाता है। यहीं पर ड्राइंग भी बनाई जाती है कि एक्चुअल में जो वास्तविक हमारा प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखेगा। मटेरियल सेलेक्ट होता है कि किस मटेरियल का हमारा बनेगा प्रोडक्शन पार्ट। जीडीएनटी यानी ज्योमेट्रिक डायमेंशनल एंड टॉलरेंस लागू की जाती है और डिजाइन वैलिडेट की प्लानिंग होती है। डिजाइन किस हिसाब से वैलिडेट किया जाएगा। इस फेज का महत्वपूर्ण टूल है डीएफएमईए यानी डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। डीएफएमईए का उद्देश्य प्रोडक्ट डिजाइन में होने वाले संभावित फेलियर को पहले ही पहचानना। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी ब्रेक पैडल का डिजाइन कमजोर है तो भविष्य में उसमें क्रैक आ सकता है। उसका इफेक्ट ब्रेक फेलियर हो सकता है इन फ्यूचर, और ब्रेक फेल होने के बाद क्या हैपनिंग होगा वो सब जानते हैं। जो ब्रेक फेल होने के बाद एक अत्यंत गंभीर सेफ्टी इशू भी आ सकता है। डीएफएमईए में 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, सेवेरिटी, ऑकरेंस एंड रिडक्शंस। सेवेरिटी बताता है कि फेलियर कितना डेंजरस है, ऑकरेंस बताता है कि फेलियर होने की संभावना कितनी है, और डिटेक्शन बताता है कि उस फेलियर को डिटेक्ट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आरपीएन या रिस्क प्रायोरिटी नंबर निकाला जाता है। जितना प्रायोरिटी नंबर यानी आरपीएन नंबर हाई होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क माना जाता है। डिजाइन डेवलपमेंट के दौरान प्रोटोटाइप भी बनाया जाता है। प्रोटोटाइप पर विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे हीट टेस्ट, वेरिएशन टेस्ट, फटीग टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, और भी कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि प्रोडक्ट वास्तविक स्थिति में सही तरीके से कार्य करेगा या नहीं। इस स्थिति में प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा फेज, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डिजाइन तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे होगा। इसी फेज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तैयार किया जाता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया जाता है यानी पीएफडी, जिसमें रॉ मटेरियल रिसीविंग से लेकर फाइनल डिस्पैच तक मैन्युफैक्चरिंग स्टेप को डिफाइन किया जाता है। हर एक स्टेप में क्या क्या पैरामीटर लगने वाले हैं, क्या क्या उसका वास्तविक डायमेंशनल रहेगा, सारी चीज़ें उसमें डिफाइन किए जाते हैं। इसके बाद पीएफएमईए यानी प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस तैयार किया जाता है। डीएफएमईए डिजाइन रिस्क को एनालाइज करता है, जबकि पीएफएमईए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिस्क को एनालाइज करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान अगर टूल वियर हो रहा है तो डायमेंशन ओवरसाइज हो सकता है, इससे असेंबली फिटमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। यानी जब टूल घिसेगा तो प्रोडक्ट में जो टॉलरेंस उसमें वियरेंस आएगा। अगर कस्टमर कंप्लेन उस समय आना स्टार्ट भी हो जाएगी। पीएफएमईए ऐसे सभी रिस्क को पहले ही पहचानने में मदद करती है। इसी फेज में कंट्रोल प्लान भी तैयार किया जाता है। कंट्रोल प्लान बोले तो वह प्लान बताता है कि कौन सा पैरामीटर चेक करना है, कैसे चेक करना है, कितनी बार चेक करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम मिले तो क्या एक्शन लेना है। उदाहरण के लिए अगर किसी क्रिटिकल डायमेंशन की टॉलरेंस 20 ± 0.05 mm है तो उसे 1 घंटे में बोर गेज से मेजर किया जा सकता है। अगर मेजरेबल लिमिटेड से बाहर जाता है तो प्रोडक्शन तुरंत रोक दिया जाएगा। ऐसा अपन डिसाइड कर देते हैं कंट्रोल प्लान में, जिसको रिएक्शन प्लान बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ह्यूमन एरर को रोकने के लिए पोकायोका सिस्टम भी लगाए जाते हैं। पोकायोको का अर्थ है कि एरर प्रूफिंग। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो अगर कोई ऑपरेटर्स पार्ट को गलत दिशा में फ्लिप कर दिया या गलत तरीके से उसको एडजस्ट करके लगा दिया,
या लगाने की कोशिश किया तो सेंसर मशीन को स्टार्ट होने के से रोक देगा। अगर उसने प्रोडक्ट जनरेट भी कर दिया तो उसने इंडिकेटर जनरेट कर देगा कि कौन सा डिफेक्ट किसी से गया है। इससे गलत असेंबली की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद एपीक्यूपी का चौथा महत्वपूर्ण फेज आता है प्रोडक्ट। चौथा हमारा जो फेज है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। इस स्टेज में कंपनी कस्टमर को यह साबित करती है या बताती है कि उसका प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों स्टेबल और रिलायबल हैं। इसके लिए पिलोट प्रोडक्शन रन किया जाता है जिसमें इस स्केल पर रियल प्रोडक्शन कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और ये साबित किया जाता है कि उनका जो प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरिंग है रियल में वास्तविक है। यहीं पर स्पीसी यानी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल लागू किया जाता है। स्पीसी का उद्देश्य प्रोसेस वेरिएशन को मॉनिटर करना। अगर प्रोसेस लगातार स्टेबल है और वेरिएबल वेरिएशन कंट्रोल में है तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी स्टेबल रहेगी। इसी दौरान सीपी और सीपी के जैसे प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है या माना जाता है। कोई भी स्पीसी अगर चेक करता है तो सीपी सीपीके की वैल्यू आके चेक करता है। सामान्यतः ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सीपी के वैल्यू जो होती है 1.33 या उससे अधिक होना अच्छा माना जाता है। इस फेज का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि पीपैप यानी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। पीपैप का उद्देश्य क्या होता है? कस्टमर को यह प्रूफ देना कि सप्लायर मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पीपैप में कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं जैसे DFMEA, PFMEA, कंट्रोल प्लान, MSA रिपोर्ट, SPC, डाटा डायमेंशनल रिजल्ट, मटेरियल सर्टिफिकेशन और PSW यानी पार्ट सबमिशन वारंट। PSW एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है जिसमें सप्लायर यह घोषित करता है कि सभी कस्टमर रिक्वायरमेंट पूरी की जा चुकी है। लेकिन एपीक्यूपी केवल प्रोडक्शन लॉन्च तक सीमित नहीं है। इसका पांचवा और अंतिम फेज भी सामने आता है फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। इस फेज में कस्टमर कंप्लेन, वारंटी फेलियर और फील्ड इशू का लगातार एनालिसिस किया जाता है। अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका केवल टेम्पररी और फिक्स नहीं किया जाता कि आया है प्रॉब्लम इसको टेम्पररी इशू कर दो या सॉल्व कर दो, नहीं, बल्कि रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है। मींस रूट कॉज खोजने के लिए 5 वाई एनालिसिस और फिशबोन डायग्राम जैसे टूल का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर बोल्ट लूज मिला तो पूछा जाएगा कि बोल्ट लूज क्यों मिला, तो जवाब आएगा टॉर्क कम था। फिर सवाल आएगा टॉर्क क्यों था, फिर जवाब आएगा टॉर्क गन सही नहीं था, आंसर आएगा। फिर उसके बाद टॉर्क गन सही नहीं था तो क्यों नहीं था, कैलिब्रेटेड नहीं था, क्यों नहीं था, प्रकाश धीरे धीरे वास्तविक रूप से मेन का स्तर पहुंचा जाता है। इसके अलावा एडी जो हमारा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का उपयोग किया जाता है जिसमें टीम फॉर्मेशन होता है। बड़ा डिफेक्ट वगैरह रहेगा तो उसके लिए टीम फॉर्मेशन करेंगे, कंटेनमेंट करेंगे, कंटेनमेंट जहाँ रहेगा सैनिटाइज करेंगे, रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे और प्रिवेंटिव एक्शन शामिल होते ही इसका उद्देश्य केवल वर्तमान प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं बल्कि भविष्य में इस प्रॉब्लम को दोबारा होने से रोकना भी होता है। आज इंडस्ट्री 4.0 के युग में एपीक्यूपी भी तेजी से डिजिटल होता जा रहा है। स्मार्ट फैक्ट्रीज, LOT सेंसर्स, AI बेस्ड क्वालिटी सिस्टम और प्रिडिक्टिव एनालिसिस मैन्युफैक्चरिंग को अधिक इंटेलिजेंट बना रहे हैं। अब कोई कंपनी क्लाउड बेस्ड एपीक्यूपी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है जहां एपीक्यूपी, DFMEA कंट्रोल प्लान और एपीक्यूपी ऑनलाइन मैनेज किए जा रहे हैं या भविष्य में इसके होने की चांसेस ज़्यादा हैं। मैं क्वालिटी मैनेजमेंट से भी ज़्यादा डाटा ड्रिवन और प्रोडक्ट होने वाली अगर कैरियर की दृष्टि से देखा जाए तो एपीक्यूपी का नॉलेज अगर कोई ले लिया तो आज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अत्यंत वैल्यूबल माना जाता है। मीन्स व्हाट? एपीक्यूपी जानने वाले इंजीनियर के लिए क्वालिटी इंजीनियर पहले से अपना रास्ता खुलेगा, सप्लायर इंजीनियर दूसरा रास्ता हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर तीसरा रास्ता हो गया, प्रोसेस इंजीनियर चौथा रास्ता हो गया और IATF कंसल्टेंट जैसे कई अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हैं।
ऑटोमोटिव के अलावा एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइस और कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में भी इसी भारी डिमांड है। एपीक्यूपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ही यूज कर रही है, अलग डिपार्टमेंट में भी इसका अलग क्रेज है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, एपीक्यूपी केवल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक क्वालिटी माइंडसेट है। यह हमें सिखाता है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन से नहीं आती बल्कि क्वालिटी इंटेलिजेंट प्लानिंग, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट से आती है। कस्टमर केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदता बल्कि वह ट्रस्ट खरीदता है, और उस ट्रस्ट को बनाए रखना हर क्वालिटी प्रोफेशन की जिम्मेदारी है। हमेशा याद रखिएगा, या हमेशा याद रखना, क्वालिटी कभी एक्सीडेंटली नहीं आती। यह हमेशा इंटेलिजेंट प्लानिंग, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का परिणाम होती है। बाकी अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।